प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बिहार के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल पर, जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा नाम है कुलदीप। साथियों, मैं हूं आपका बायोलॉजी का मार्गदर्शक। आज आपके लिए लेकर आया हूं अध्याय 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है नर जनन तंत्र। जी हाँ साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी कि नर जनन तंत्र क्या होता है। पर उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ जितना हो सके इस स्ट्रीम को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो आइए बच्चों, बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि नर जनन तंत्र क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं। तो अगर बात किया जाए बच्चों नर जनन तंत्र की, तो अगर बात किया जाए साथियों नर जनन तंत्र की, तो मानवों में दो प्रकार का जनन तंत्र पाया जाता है। एक पाया जाएगा नर जनन तंत्र और एक पाएगा मादा जनन तंत्र। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि पुरुषों में जो कौन से जनन तंत्र होते हैं उसके बारे में, उसके क्या क्या से भाग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, जहां भी तंत्र शब्द का प्रयोग आता है या कहीं भी अगर तंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब है वहां पे एक से अधिक चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर नर जनन तंत्र बोला जा रहा है तो इसका तात्पर्य है, इसका मतलब है कि नर जनन तंत्र में कोई एक अंग नहीं है, बल्कि कई अंग मिल करके एक ही कार्य को कर रहे हैं। और वो कार्य क्या है? वो है जनन। तो पुरुषों में अंगों का वह तंत्र जो जनन करने में सहायक होता है उसी को हम कहते हैं नर जनन तंत्र। ठीक, तो ये है बच्चों नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसके प्रमुख रूप से दो भाग होते हैं। जी हाँ साथियों, ये दो भाग होते हैं। एक होंगे प्रमुख जनन अंग, एक को हम कहेंगे प्रमुख जनन अंग और दूसरे कहेंगे सहायक जनन अंग। तो जनन अंगों को यहाँ पे दो पार्टों में कैटेगराइज किया गया है साथियों, दो भागों में बांटा गया है। प्रमुख जनन अंग या फिर इसको प्राथमिक जनन अंग का नाम भी दिया जाता है। तो प्रमुख जनन अंग क्या होते हैं? याद रखिएगा, कोई भी जनन अंग चाहे वो नर है चाहे मादा, उसमें अगर प्रमुख शब्द जुड़ रहा है या प्राथमिक शब्द जुड़ रहा है तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस अंग में युग्मक का निर्माण होगा उसी को हम प्राथमिक जनन अंग कहेंगे या प्रमुख जनन अंग कहेंगे। फिर से मैं बताता हूं कि पूरे जनन तंत्र में हर एक अंग में युग्मक नहीं बनता है, केवल एक ही अंग में युग्मक बनेगा। और जिस अंग में युग्मक बनेगा उसको हम कहेंगे प्रमुख जनन अंग। तो अगर बात की जाए पुरुषों में, तो पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। तो पुरुषों में एक जोड़ी वृषण यानी कि टेस्टिस पाए जाते हैं और यही टेस्टिस को ही हम क्या कहेंगे बच्चों? ये होते हैं प्रमुख जनन अंग। इसका मतलब ये है कि यही वो अंग है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होगा। इसके अलावा बहुत से सहायक अंग होते हैं, जैसे सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां और शिशन। तो ये सब क्या होते हैं? ये हैं नर जनन तंत्र में सहायक जनन अंग। ठीक, तो यहां पे एक तो हो गया प्रमुख जनन अंग और कुछ हो गए सहायक जनन अंग। साथियों अब हम एक एक अंग को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ने वाले हैं। कौन चीज क्या होती है, किस प्रकार से होती है, उसको देखेंगे। तो एक नर जनन तंत्र में आपको इतनी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और याद रखना बच्चों, जिसमें युग्मक बनते हैं, जहां पे युग्मक का निर्माण होगा, जिस भी अंग में युग्मक का निर्माण होगा वही प्रमुख होगा या प्राथमिक जनन अंग होगा। पुरुषों में जो युग्मक होते हैं उनको हम शुक्राणु कहते हैं, यानी कि स्पर्म। तो जो स्पर्म है यानी कि शुक्राणु, उसका निर्माण कहां पे होगा? वृषण के अंदर होगा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम मादा पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि अंडाशय प्रमुख अंग होते हैं या प्रमुख जनन अंग होते हैं, क्योंकि अंडाशय में मादा युग्मक ओवम का निर्माण होगा। तो आइए साथियों देखते हैं ये क्या है, कैसे होता है। तो अगर मैं आपके उसके चित्र की बात करूं तो आपको एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक नर जनन तंत्र का इस तरह से स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। आपको इसको बनाना भी है, मतलब इसको बनाना सीखना पड़ेगा आपको। ऐसा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको ये अच्छे से बनाना आ जाए। इसका रीज़न ये है क्योंकि एग्जाम में पूछता है। ठीक, क्योंकि एग्जाम में पूछता है इसलिए आप इसको जानते रहें तो बेहतर रहेगा। एक सिंपल से ऐसा डायग्राम है, बहुत ही जटिल नहीं है।
ठीक। बच्चों इस तरह से आपको बनाना है, ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपको आता नहीं रहेगा तो कुछ सही नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ऐसा कोई कठिन नहीं है। ठीक, कुछ इस प्रकार से बनाना है। यहां पे कुछ जनन ग्रंथियां होती हैं, उसको भी दिखाएंगे आप। ठीक, कुछ इस प्रकार की बन के तैयार हो गया। तो ये एक नर जनन तंत्र कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें कौन सा भाग क्या है इसको भी देख लेते हैं। ये बच्चों वृषण यानी कि टेस्टिस, ये है शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस, ये है जनन ग्रंथियां। कौन कौन सी होती, ये मूत्राशय है, क्योंकि पुरुषों में जनन और मूत्र का रास्ता एक ही होता है, मतलब वीर्य के यानी शुक्राणु के बाहर निकलने का रास्ता और यूरिन यानी मूत्र के बाहर निकलने का रास्ता एक ही होता है, इसलिए मूत्राशय का यहाँ पे डायग्राम बना दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी है, यह शुक्राशय ग्रंथि, यह है प्रोस्टेट या पुरुस्थ, ये है यहाँ पे काउपर। तो 3 ग्रंथियां हो गई, काउपर ग्रंथि। ठीक, इस प्रकार से ग्रंथियां हो गई। ये मूत्र मार्ग है और यहां पे है सिसन। तो इस प्रकार से ये डायग्राम बनके तैयार है। ऐसे आपको डायग्राम बनाना है आपको भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, यही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक, तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए बच्चों, इसमें से जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये टेस्टिस जो होते हैं एक जोड़ी, इसी के अंदर क्या होगा, इसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का निर्माण होगा। और जो स्पर्म बन जाएंगे साथियों, वो इस नलिका के द्वारा जाएंगे इन तीनों ग्रंथियों में, शुक्राशय यानी कि सेमिनिकल वेसाइकल, उसके अलावा यहाँ पे प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट में, और यहाँ बल्बो यूरेथ्रा यानी काउपर, बल्बो यूरेथ्रा काउपर एक ही है, इन तीनों ग्रंथियों के स्त्राव से मिल जाएंगे और बनाएंगे सीमेन, और इस सिसन के द्वारा क्या होंगे, वीर्य बाहर आता है। ठीक, तो ये पुरुषों में एक जनन तंत्र होता है। आइए बच्चों इसके पार्ट्स को और डिटेल में देखते हैं। तो पुरुषों में क्या है, पुरुषों में है एक जोड़ी वृषण। ठीक, पहला क्या है बच्चों, पहला पार्ट है वृषण। सबको थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों वृषण, तो सबसे पहला पार्ट होता है वृषण, वृषण यानी कि टेस्टिस। अब जो टेस्टिस है बच्चों, ठीक, अगर बात किया जाए टेस्टिस की, तो ये जो टेस्टिस है, तो इसमें एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर, ठीक, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं, वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये जो बात लिखी है इसका मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, कि जो पुरुषों में वृषण होते हैं वो पुरुष की उदर गुहा में नहीं होती है। ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम उदर गुहा कहते हैं। ठीक, जिसमें आंत है, किडनी है, फीमेल में गर्भाशय है, वो इस पार्ट को हम कहते हैं उदर गुहा। लेकिन पुरुषों में ये वृषण उदर गुहा के नहीं होते हैं, उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के बीच में होते हैं। ठीक, और इसका
कारण क्या है? ऐसे कुछ इस प्रकार से एक थैलीनुमा संरचना होती है, इसके अंदर दोनों वृषण होते हैं। इस संरचना को हम कहते हैं वृषण कोश स्क्रोटम। इसे कहते हैं बच्चों वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। और इसी थैलीनुमा संरचना के अंदर क्या होते हैं? वृषण होते हैं, टेस्टिस होती हैं। अब सवाल यह है कि ये शरीर से बाहर क्यों होते हैं? इसका कारण यह है कि शरीर का तापमान जो होता है, एक मानव के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पुरुष के या किसी मानव के अंदर, चाहे लड़का चाहे लड़की, इतना तापमान होता है, लेकिन शुक्राणुओं को बनने के लिए, जो कि वृषण बन रहे हैं, उनको कम तापमान की आवश्यकता होती है, 2.5 से 3 डिग्री कम चाहिए। तो अब शरीर के अंदर वृषण रहेगा तो शरीर का तापमान तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर नियत रहता है, तो उससे कम तापमान के लिए ये वृषण उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक। क्या लिखेंगे? चूंकि शुक्राणु निर्माण के लिए ठीक कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए वृषण उदर गुहा से बाहर होते हैं। उदर गुहा से बाहर होते हैं। तो उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि इनको कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये वृषण के बारे में इतना लिखा हुआ है। अब वृषण के अंदर क्या होता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वृषण की आंतरिक संरचना देखना बहुत जरूरी है। तो आइए बच्चों वृषण की आंतरिक संरचना देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं बच्चों एक वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में। आइए बच्चों इसको बनाने का प्रयास करते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको यही डायग्राम बनाना है अगर एग्जाम में पूछेगा। तो यही डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं बच्चों, इसको बनाने का रीजन क्या है? ठीक, इसको बनाने का रीजन क्या है? इसके चारों तरफ जो कवर दिखा है बच्चों, क्योंकि वृषण के चारों तरफ कुछ कवरिंग होती है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या होती है? कुछ कवरिंग होती है। 3 कवरिंग है, तीनों का नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आगे। तो वृषण के चारों तरफ 3 कवरिंग होती है। एक को कहते हैं ट्यूनिका वैजनालिस, एक है बच्चों से कहते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और एक सबसे अंदर है ट्यूनिका वेस्कुलसा। तो इस प्रकार से 3 परतें होती हैं। कहाँ पे? 3 परतें होती हैं वृषण के चारों तरफ। ठीक, तो 3 स्तर होते हैं, इसको बताना जरूरी है। अब इसके अंदर क्या होगा भाई? इसके अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाएंगी ठीक, कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती हैं। ये जो संरचना आप देख रहे हैं बच्चों, इन्हें कहते हैं वृषण पालिका। इन्हें कहते हैं बच्चों वृषण पालिका। इसी के अंदर शुक्राणु बनते हैं, इन्हें कहते हैं साथियों वृषण पालिका। अब इन वृषण पालिकाओं के अंदर क्या होती हैं? पतली पतली नलिकाएं होती हैं। कुछ ऐसी पतली पतली कुछ इस प्रकार से नलिकाएं होती हैं इन वृषण पालिकाओं के अंदर। कुछ इस प्रकार से नलिकाएं होती हैं। अब ये नलिकाएं एकत्रित होती हैं, सारी नलिकाएं एकत्रित हो जाती हैं। ठीक, इस प्रकार से एकत्रित हो जाती हैं और कुछ पतली पतली नलिकाओं का निर्माण करती हैं। कुछ ऐसे पतली नलिकाओं का निर्माण करती हैं जो आगे चल करके एक जालिका के समान स्ट्रक्चर बनाती हैं।
या जालिका के समान स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो आगे चल के पुनः कुछ पतली नलिकाओं के द्वारा बाहर आता है, जो आगे चल करके पुनः इस प्रकार से बाहर निकलते हैं। ठीक, इस प्रकार से बाहर निकलती हैं और वो वृषण के ऊपर आकर के इस प्रकार से एकत्रित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से एक वृषण की संरचना बनकर तैयार होती है। अब साथियों इसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया वृषण पालिका, इसके अंदर जो नलिकाएं इन्हें कहते हैं बेटा शुक्रजन नलिका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इन्हें नाम देते हैं शुक्रजन नलिका, इन्हें नाम देते हैं शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिकाएं जिन पतली नलिकाओं के द्वारा अंदर खुल रही इन्हें कहते हैं ट्यूबली रेक्टी, इन्हें कहते हैं बच्चों ट्यूबली रेक्टी। पुनः ये जो जाल के सदृश संरचना बना रही इन्हें कहते हैं वृषण जालिका, वृषण जालिका। ये जो बाहर पतली नलिका निकल रही हैं इन्हें कहते हैं शुक्रवाहिनी। फिर ये जो इकट्ठा होकर बनी है इन्हें कहते हैं अधिवृषण। और ये है शुक्रवाहिका। तो इस प्रकार से एक अगर हम देखें वृषण की, अगर आपसे संरचना पूछे तो उसको देखें बेटा, ये क्या बनाया आपने, ये बनाया वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में। अगर डायग्राम पूछेगा तो इसको आप बना लेंगे। ये वृषण की आंतरिक संरचना है साथियों, कि एक वृषण में क्या होता है, कैसे होता है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शुक्रजन नलिका, क्योंकि शुक्रजन नलिका ही शुक्राणु बनाते हैं। तो आइए बच्चों उसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये शुक्रजन नलिका क्या है, कैसे होती है। ठीक, तो अगर हम बच्चों एक शुक्रजन नलिका का थोड़ा सा भाग ले लें, मतलब हम नलिका को अगर देखना चाहें कि आखिर शुक्रजन नलिका कैसी होती है, अगर हम उसको काटें और बाहर निकाल के देखें तो शुक्रजन नलिकाएं कहाँ होती है, वृषण पालिका में। तो यहाँ पे हमने एक शुक्रजन नलिका ले ली इस प्रकार से। ठीक, मतलब अगर कोई चीज ऐसे है पाइप के समान, ऐसे आपने काटा और सामने आप पार्ट देख रहे हैं, तो एक शुक्रजन नलिका के अंदर कुछ कोशिकाएं दिखाई देंगी, कुछ छोटी कोशिका और कुछ बड़ी कोशिका जिसके किनारे कटे फटे होंगे ऐसे। तो बहुत सी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, कुछ बड़ी कोशिकाएं होती हैं। और ये शुक्रजन नलिका कहाँ होती है, वृषण पालिका में। तो वृषण पालिका में भी तो कोई ना कोई कोशिकाएं होंगी, तो मान लेते हैं वृषण पालिका में भी कुछ कोशिकाएं हैं। इसके अलावा रक्त नलिकाएं, लासिका नलिकाएं, ये सब भी इसमें है। ठीक, तो ये जो पार्ट देख रहे हो ये कौन सा पार्ट है, ये तो वृषण पालिका का पार्ट है, क्योंकि वृषण पालिका में ही तो है, टेस्टिकुलर लोब्यूल में। ठीक, और ये क्या है, ये है शुक्रजन नलिका। तो अब देखते हैं बच्चों शुक्रजन नलिका के बारे में कहां पे क्या है। अब पहले तो देखो ये जो वृषण पालिका है, इस वृषण पालिका की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं लीडिंग कोशिका। उन्हें कहते हैं साथियों लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका। इन्हीं का एक नाम और है अंतराली कोशिका। ये कहलाते हैं अंतराली कोशिका। ठीक, और यही वो कोशिका हैं जो आगे चले क्या बनाती हैं, टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का, जो कि बहुत जरूरी है पुरुषों के लिए। तो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कहाँ होता है, वो निर्माण होता है अंतराली कोशिका में। टेस्टोस्टेरोन या इसी को एंड्रोजन भी कहा जाता है। ठीक, तो ये इसके अंदर बनते हैं। अब इसके अलावा जो शुक्रजन नलिका है इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं आपको देखने को मिल रही हैं। छोटी वाली कोशिका कहते हैं शुक्रजन कोशिका, ठीक, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया। जबकि ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं सर्टोली कोशिका। इनको नाम देते हैं साथियों सर्टोली कोशिका। ठीक, सर्टोली कोशिका। अब शुक्रजन कोशिका क्या करती है, ये बनाती है शुक्राणु। अगर हम शुक्रजन कोशिका की बात करें तो ये शुक्राणु का निर्माण करती है।
तो शुक्राणु निर्माण का काम कौन करेगा? इसका काम करता है शुक्रजनक कोशिका। और वही बात की जाए सर्टोली कोशिका की, तो ये शुक्राणुओं को पोषण देता है। जो नए नए शुक्राणु बनेंगे, जैसे यहाँ पे ढेर सारे शुक्राणु बनेंगे, वो जाके इससे चिपक जाएंगे सर्टोली कोशिका से, और सर्टोली कोशिका ही उनको पोषण भी देती है और उनका कायांतरण करती है, मतलब उनकी संरचना में बदलाव लाती है। तो शुक्राणु को पोषण देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। तो शुक्राणुओं को पोषण देने का काम कौन करता है? ये काम करती है सर्टोली कोशिका। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आपका एक वृषण के अंदर क्या होता है ये देख लिया। अब देखते हैं बच्चों क्या होगा। अब इस संरचना के अंदर आइए, तो यहाँ पे शुक्राणु जब बन जाएंगे तो वो ऐसे ट्रेवल, जब बन जाएंगे पूरी तरह से, तो वो ऐसे ट्रेवल करते हुए आकर के इस अधिवृषण में आके इकट्ठा हो जाएंगे। अधिवृषण छोटा मोटा नहीं बेटा, ये लगभग 25 फुट यानी लगभग 6 मीटर लंबी एक नलिका है जो बहुत कुंडलित होकर के रखी हुई है। इसी के अंदर शुक्राणु बन जाएंगे। जब शुक्राणु बन जाएंगे तो वो कुछ कुछ करके आगे की ओर जाएंगे, उदर गुहा में प्रवेश करेंगे। ठीक, अब उदर गुहा में प्रवेश क्यों करेंगे? ये इतना पार्ट तो उदर गुहा के बाहर है, जहां मैं लकीर खींच रहा हूं, इधर पार्ट, और इसके ऊपर वाला पार्ट क्या है? उदर गुहा के अंदर है। तो अब शुक्राणु इसके अंदर यहां से होते हुए यहां पे आएंगे तीनों ग्रंथियों में। अब तीनों ग्रंथियां हैं बच्चों, आइए देखते हैं जनन ग्रंथियों के बारे में। ठीक, तो यहां पे क्या है बच्चों? जनन ग्रंथियां हैं। क्या है साथियों? जनन ग्रंथियां हैं। अब जो जनन ग्रंथियां साथियों वो क्या काम करेंगी? कितनी है? 3 है। कौन कौन सी हैं? एक तो है शुक्राशय, यानी कि सेमिनिकल वेसाइकल, सेमिनल, और दूसरा क्या है बेटा? पुरस्थ या प्रोस्टेट। तीन ग्रंथियां हैं। और तीसरी ग्रंथि उसे कहते हैं काउपर ग्रंथि या बल्बोयूरेथ्रल। इसको काउपर कहते हैं या बल्बोयूरेथ्रल कहते हैं। अब तीनों का कार्य क्या होता है, पहले इसको जानने से पहले एक चीज बात लेते हैं कि इनके अंदर कुछ द्रव्य बनते हैं। ठीक, इनके अंदर कुछ द्रव्य बनते हैं और उन सारे द्रव्यों को मिला कहते हैं, ठीक, इसके प्लस इसके, इन सब के जो द्रव्य होंगे उनको मिला कहते हैं सुक्रिय प्लाज्मा या सुक्रिय द्रव्य। उसे कहते हैं सुक्रिय द्रव्य। ठीक, सुक्रिय द्रव्य या सुक्रिय प्लाज्मा कहते हैं। अब इनसे कौन सा द्रव्य निकलता है? शुक्राशय प्रमुख रूप से बनाता है। इसमें होते हैं फ्रक्टोज, इसमें होते हैं बेटा फ्रक्टोज, कैल्शियम, खनिज आदि। तो इसमें क्या होते हैं? इसमें बहुत सारे, ठीक, इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं जो शुक्राणु को एक्टिव ऊर्जा देने का काम करेंगे। इनका काम क्या है बच्चों? इनका काम होता है ऊर्जा देना। तो शुक्राणु को ऊर्जा यही देते हैं, ऊर्जा देना। पुरस्थ में क्या होता है? इसमें होता है प्रोस्टेट द्रव्य, और प्रोस्टेट द्रव्य जो है यहाँ पे है प्रोस्टेट द्रव्य, और इसका कार्य क्या होता है? इसका काम होता है शुक्राणु को सक्रिय करना। तो शुक्राणुओं को सक्रिय करने का काम करता है पुरस्थ। अब इसके बाद काउपर ग्रंथि इसके क्या काम करता है? ये मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है, चिकना बनाता है और क्षारी बनाता है, क्योंकि मूत्र मार्ग में से मूत्र निकलता रहता है जो शुक्राणुओं को नुकसान कर सकता है। तो मूत्र मार्ग को चिकना व क्षारी बनाता है। तो इस प्रकार से ये सारे द्रव्य होते हैं। ये सारे द्रव्य जब क्या होते हैं? इनसे आकर के शुक्राणु मिल जाता है। तो वृषण में जो बना हुआ शुक्राणु है वो आकर के इनसे जुड़ जाता है। शुक्राणु बहुत नहीं होते, केवल 10% शुक्राणु। तो 10% शुक्राणु प्लस 90% ये तीनों के द्रव्य, ये मिलकर बनाते हैं बेटा एक द्रव्य मिल्की सा, उसे कहते हैं वीर्य, यानी कि सीमेन। तो पुरुष द्वारा मादा जनन तंत्र में सीमेन छोड़ा जाता है, वीर्य छोड़ा जाता है, जिसमें शुक्राणुओं की संख्या 10% होती है। ठीक, तो ये इतनी चीजें होती हैं। आइए बच्चों इन चीजों को एक बार पढ़ लेते हैं बेटर तरीके से। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, परेशान मत होइए। जनन ग्रंथि में क्या लिखा हुआ है? प्रोस्टेट या पुरुष ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड या मूत्राशय की आधार तल पर स्थित एक गोलाकार नलिका है जो नलिकाओं के द्वारा मूत्र मार्ग में खुलती है। इससे एक पुरुष द्रव्य और शुक्राणु को सक्रिय करता है बेटा। इसका काम क्या होता है? सक्रिय करना। ठीक, शुक्राशय में क्या है? एक जोड़ी है मांसपेशी रचना है जो शुक्राणुओं को सक्रिय मतलब ऊर्जा देती है, तो ऊर्जा देती है, शुक्राणुओं को ऊर्जा करने वाले पदार्थों का श्रवण करती है, जैसे साइट्रेट, फ्रक्टोज, इनोसिटोल, कैल्शियम आदि। ठीक,
बल्बोयोत्सर्ग क्या होता है? काउपर यह एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित होती है और मूत्र मार्ग में खुलती है। इसमें एक क्षारीय द्रव स्रावित होता है जो मूत्र शुक्राणु की रक्षा करता है तथा मूत्र मार्ग को चिकना करता है। ठीक, तो इस प्रकार से इन तीनों ग्रंथियों की संरचना होती है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि तीनों ग्रंथियों में शुक्राशय जो होता है वो एक जोड़ी है, मतलब ये दो होते हैं और ये एक होता है मूत्राशय के जस्ट नीचे, और ये भी एक जोड़ी है, मतलब टोटल 5 है। तो इस प्रकार से ग्रंथियां होती हैं पुरुषों में। इसके अलावा बच्चों एक और अंग बचा हुआ है जो कि है सिसन, लास्ट सिसन। तो ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं पेनिस यानी कि सिसन। ये बेटा पेनिस या इसे कहते हैं बच्चों सिसन। सिसन का काम क्या होता है? सिसन का काम क्या होता है देखिए, तो जो इसके अंदर क्या बनते हैं? शुक्राणु। ये सारे शुक्राणु बनने के बाद कहाँ जाते हैं? इन तीनों ग्रंथियों से मिलते हैं द्रव्य के साथ और क्या बनाते हैं? वीर्य। अब जब जनन करना होता है तो ये जो सिसन है यानी कि पेनिस, इसमें इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, मतलब वो स्पंजी होते हैं और इसके अंदर रक्त आके जमा हो जाता है तो इनमें तनाव आ जाता है, इरेक्शन आ जाता है और पुरुष द्वारा सिसन को योनि में प्रवेश कराया जाता है। और ये जो वीर्य होता है इसी सिसन के द्वारा क्या होता है? योनि में छोड़ा जाता है। तो सिसन क्या होता है? एक सहायक अंग है जिसके द्वारा मादा के जनन तंत्र में वीर्य को छोड़ने का कार्य किया जाता है। तो ये सिसन है। और सिसन में इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें रक्त भर जाता है तो इसमें इरेक्शन आ जाता है, तनाव आ जाता है। कब? जब मैथुन का समय होता है, शारीरिक संबंध बनाने का समय होता है। तो ये था साथियों, एक जनन तंत्र में पुरुष के क्या क्या होता है आपने जान लिया, आपने देख लिया, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। ठीक, तो आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा जो आपने अभी पढ़ा। ठीक, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए जरूर जरूर फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास खत्म होने के बाद जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी, क्लास मजा आया कि नहीं। हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही कम समय में इसको समझ लिया है। तो बच्चों ऐसी क्लास देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी इस क्लास का PDF अभी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जो मिल जाएगा, तो वहाँ भी जरूर अपने आप को इनरोल कर लीजिए। तो मिलते हैं साथियों ऐसी वीडियो में अगली क्लास में। तब तक सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।